नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। सलमान खान को फिर एक बार जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया है। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की। वहीं वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया और धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की। वहीं वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक्टर सलमान खान को फिर एक बार जान से मारने की धमकी मिली। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इसी सिलसिले में कार्रवाई भी लगातार जारी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया है और धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग कर दी है। वहीं वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। अगर आपको याद हो तो हाल ही में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसकी गिरफ्तारी जमशेदपुर से की गई थी और उसने भी धमकी भरा मैसेज भेजा था और उसी मैसेज के आधार पर उसकी पड़ताल की गई। जांच पड़ताल पूरी होने पर उसे जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से एक्शन लगातार जारी है। एक्टर सलमान खान को फिर से एक बार जान से मारने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्टर सलमान खान को फिर एक बार जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया है। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग कर दी। वहीं वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस आगे की तहकीकात में जुटी हुई है। की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, कैसे मुंबई पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको भी देंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इसी बीच डिजिटल अरेस्ट को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। साइबर फ्रॉड पर बड़ा एक्शन। डिजिटल अरेस्ट पर रोक के लिए चलेगा अभियान। साइबर फ्रॉड पर हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। MHA की I4C विंग करेगी निगरानी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। I4C विंग ने राज्यों की पुलिस से संपर्क किया है। डिजिटल अरेस्ट पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। MHA साइबर विंग ने 6 लाख मोबाइल ब्लॉक किए। MHA की I4C विंग ने 709 मोबाइल ऐप ब्लॉक कर दिए हैं। साइबर फ्रॉड में शामिल 1.10 लाख IMEIS ब्लॉक। साइबर फ्रॉड से जुड़े 3.25 लाख फर्जी बैंक खाते फ्रीज भी किए गए। और इसके अलावा पीएम मोदी ने मन की बात में भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से ना जुड़े। डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी जांच एजेंसी कॉल नहीं करती है, डिजिटल कॉल तो बिल्कुल भी नहीं करती और ऐसे भी फ्रॉड कॉल आने पर आपको रुकना है, सोचना है और उसके बाद ही एक्शन लेना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर। और इसी बीच दिवाली से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू के अखनूर में हुए एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों के पास से सुरक्षा बल ने हथियारों का जखीरा
गोला बारूद, ड्राई फ्रूट और दवाइयां भी बरामद कर ली है। तो साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आपको बता दें, साइबर फ्रॉड पर बड़ा एक्शन लिया गया है। डिजिटल अरेस्ट से संदर्भ में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोक के लिए अभियान भी चलाए जाएंगे और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। MHA की I4C विंग करेगी निगरानी। और दिवाली में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश कर लिया गया है और इसी के तहत अब आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लिया गया और कई सारे सामानों की जब्ती भी की गई है, जिसमें हथियार समेत ड्राई फ्रूट, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को बरामद किया गया। गोला बारूद, ड्राई फ्रूट, दवाइयां बरामद की गई। इस आतंकियों ने सीमा पार से भारत में घुसपैठ से पहले इन चीजों की शॉपिंग की थी ताकि भारत की खुशियों के रंग में भंग डाला जा सके। आतंकवादियों से बरामद सामान देखकर पता चलता है कि उनकी योजना लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर में रहने और दहशत फैलाने की थी, लेकिन हमारे मुस्तैद सुरक्षा बल ने इन आतंकियों के नापाक मंसूबों की ध्वस्त कर दिया। आतंकियों के पास से M4 AK-47 जैसे खतरनाक हथियार और बड़े पैमाने पर बम बारूद और गोलियां बरामद हुई और इसी के अलावा सोलर पैनल, कंबल और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चाकू, USB केबल के साथ पावर बैंक, डिजिटल घड़ी, नोटपैड, जूते, कंबल, कपड़े, वायर कटर, स्क्रू ड्राइवर, पेंसिल, सेल, शहद और पानी की बोतलें भी बरामद की गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि खुफिया सूत्रों के अनुसार बर्फबारी शुरू होने से पहले 50 से 60 के आतंकी सीमा पार से भारत में घुसपैठ की कोशिश करने को तैयार बैठे हैं और इसी सिलसिले में सुरक्षा बलों की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया, जिसके तहत कई सारे सामानों को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि कई चीजों की शॉपिंग आतंकियों की तरफ से की गई थी और इसी शॉपिंग के तहत वो खुशियों में रंग भंग डालना चाहते थे और आतंकवादियों के पास से बरामद सामान देखकर ये पता चलता है कि उनकी योजना लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर में रहने की थी, दहशत फैलाने की थी और इसीलिए सुरक्षा बलों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों की तरफ से ये सारी तैयारियां की गई थी, जिससे सुरक्षा बलों ने समय रहते सारे सामान को तो बरामद किया ही, साथ ही साथ केबल के साथ पावर बैंक, डिजिटल घड़ी, नोटपैड, जूते, कंबल, कपड़े, वायर कटर, स्क्रू ड्राइवर, पेंसिल, सेल, शहद और पानी की बोतलें भी बरामद की गई है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों की तरफ से कितनी सारी तैयारियां की गई थी ताकि रंग में भंग डाला जा सके, लेकिन ये करते उन्हें मार दिया गया। आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशु को कहूंगा कि किस तरह के हथियार, गोला बारूद इन आतंकवादियों से सुरक्षा बलों ने रिकवर किए हैं। ये अमेरिकन मेड M4 असॉल्ट राइफल है, इसके साथ में AK सीरीज की 2 राइफल्स हैं, साथ में मैगजीन्स आप देख सकते हैं और ये स्टील पियर्सिंग बुलेट्स हैं। ये बुलेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है उनमें से भी टारगेट किया जाए। ये एक पिस्टल है जिसे रिकवर किया गया और साथ में ये हैंड ग्रेनेड्स हैं, कई भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। लेकिन इन आतंकवादियों के नापाक मंसूबे इस बात से सामने आते हैं कि आप देख सकते हैं ये जो इक्विपमेंट है, बेशक ये छुरियां और छोटी आरी नजर आ रही हो, लेकिन ये गला रेतने के काम आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक इक्विपमेंट है जिसमें एक तार लगी हुई है और इसमें साथ में जो लकड़ी के 2 हत्थे हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं गला रेतने के लिए। और पहले भी हमने देखा है आतंकवादी जब कोई नापाक हरकत को अंजाम देते हैं, चाहे वो सुरक्षा बलों को टारगेट करना हो, चाहे सिविलियन को टारगेट करना हो, वो इस तरह के गले रेतने के जो हथियार हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इसलिए हमारे लोग तैयार थे, सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और उनको खबर लगातार आ रही थी। ये इनपुट बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है,
बट ये वेरी करता रहता है वक्त के साथ। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के क्रॉस बढ़ती रहती, घटती रहती नफरी। 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं। ये इंटेलिजेंस सोर्सेज से हमको आया गया है। ये मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इसको अप्रिशिएट करने की, बट दिस इज व्हाट जॉइंट इंटेलिजेंस हैज गिवन टू अस। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से जुड़ी हुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उन्हें धमकी मिली थी। लफड़े में नहीं पड़ने की धमकी दी गई थी। पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और केंद्रीय गृह मंत्री को भी इस बाबत पत्र लिखा है। वायु श्रेणी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से की गई थी और इसी संदर्भ में पप्पू यादव की तरफ से बार बार यहां तक कि डीजीपी को भी उन्होंने कॉल किया और ये कहा कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए क्योंकि उन्हें धमकी दी जा रही है। इस ऑडियो को भी न्यूज़ 18 ने आपको सुनवाया था जिसमें पप्पू यादव से किसी की बातचीत हो रही थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आप अपने बड़बोलेपन की वजह से हो सकता है परेशानी में फंस जाएं और उन्हें धमकियां भी दी गई थी और उसी धमकी का ऑडियो उन्होंने सभी को सुनाया, वायरल भी किया, जिसके आधार पर उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। और इस वक्त पप्पू यादव खुद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पूर्णिया सांसद हैं पप्पू यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपने ये मांग की थी कि सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ाई जाए, तो क्या इस सुरक्षा व्यवस्था मैंने आपका सारा सवाल सुन लिया जी। मैं धन्यवाद देता हूँ। डाइवर्ट मत कीजिए किसी चीजों को। और पहले तो ढेर सारी आप सबको, पूरे परिवार को बधाई दीपावली की, छठ की, पूरे बिहार की जनता को और पूरे परिवार को। मैं दूसरी बात, बड़बोलापन क्या होता है पहले आप इसको समझिए। आप मेरे 7 बार के संसदीय जीवन को आप उठा के देखिए। पहले भी वाइड थ्रेट था। सदन और सदन के बाहर जो मुझे अच्छा लगता है आज तक मैं वही बोला हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, कोई मरने के लिए बड़बोलापन नहीं करता है। चाहे कोरोना में 9 महीना लगातार हम सड़क पर रहे, लाश उठाए तो मरने की बारी थी मेरी और हम बच गए, जिंदा रह गए। तो चलिए, जिंदा रह गए तो भगवान होगा, कोई डेस्टिनी, बच गए। पटना बाढ़ में भी और भी बाढ़ों में या घटना में जब कोई देश में होती है, भुज हो या उत्तराखंड हो, तो वहां हम मरने की तैयारी में चले जाते हैं। तो जो मरने की तैयारी में जाएगा, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता हो, उसका ना कोई बड़बोलापन होता है, ना उसका कोई रिटर्न होता है। वो कंप्लीट रूप से एक थॉट होता है उसके, और वो थॉट होता है देश के विचारों के हित में, इंसान जिसको मैं भगवान मानता हूं उसके हित में, आम आदमी, कॉमन पीपुल को जिसको मैं सर्वश्रेष्ठ और अपने जीवन में सर्वोत्तम मानता हूं उसके हित में, और संविधान जो हमारे देश की सबसे मूल अवधारणा है, ताकत है, कानून, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, उसकी संरक्षण, उसको सुरक्षित रखना। तो जब कोई व्यक्ति, चाहे वो भिंडर वाला थे, चाहे वो कोई पीएम हो, सीएम हो, जब कोई व्यक्ति संस्था, संविधान, न्यायपालिका, विधायपालिका से ऊपर हो जाए तो वह देश खत्म हो जाता है, वह देश नहीं बचता है जी। तो इसीलिए मैंने एक ट्वीट की। आप जानते हैं कि सदन के भीतर जब भी कोई बड़ी बात, बड़ी कौज की लड़ाई होती है, तो पप्पू यादव, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे मेडिकल सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, वो पप्पू यादव इस बात को मजबूती के साथ रखता है। तो सदन के बाहर जब लगातार एक कोई संस्था, कोई व्यक्ति, मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, कौन किसको मारेगा, कौन किसको मार रहा है,
कौन किसको काटेगा, वो ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार आम नागरिक को कौन सुरक्षा देगा कौन नहीं देगा ये न्यायपालिका समझे, कानून अवे कौन करेगा ये सिस्टम समझे, उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है। लेकिन हम अपनी सरकार के जवाबदेही को अपने हमारा जो दायित्व है जिसके लिए मैं जाना जाता हूं और जो मेरा संसदीय जीवन है, उस संसदीय जीवन में जो सच्चाई के रास्ते हैं वो मैं हमेशा से चलता रहता हूं। और मुझे लगता है कि समय समय पर सही बात सरकार को के बीच रखनी चाहिए, जगाना चाहिए। तो मैंने किसी नेटवर्क की बात की कि सरकार से बड़ा कोई नहीं है, नेटवर्क किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति पप्पू जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से डर भी लगता है? क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि अगर मुझे सुरक्षा दी जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिए एक बात समझिए, सुरक्षा की तो बात छोड़ दी जी। आप, यदि मैं कोरोना में बाढ़ में घूमता हूं तो कौन सा सुरक्षा? रात भर 7.5 लाख लोगों को खाना पहुंचाता हूं तो मैं किससे सुरक्षा मांगू? सुरक्षा की बात तो है ही नहीं। एक जब ये कनाडा से लेकर विभिन्न कॉर्नर से ट्वीट के बाद किसी ने फिर सिरफिरे ने जिसको जबरदस्ती का फविया लगा हुआ हो दुकान चलाने की, यदि हर लोगों को इस देश में इसी तरह नागरिक को धमकी देते रहे और हम अपनी सुरक्षा और अपने जीवन के बारे में तो कभी ना तो हम ऊपर से डरे ना नीचे से डरे। हमने कभी यदि डर होता तो कोरोना में बिना मास्क के बिना ग्लव्स के हम लाश नहीं उठाते, डर होता तो हम ब्लड इन्फेक्शन नहीं होते। तो डर का मतलब है कि गलत कामों से डरना चाहिए कि हम गलत काम ना करें। लेकिन जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथों में है, तो वहां डर का कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन सर आपने तो सुरक्षा की मांग की थी, डीजीपी को कॉल भी मिलाया था, तो क्या बिहार सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पांस मिला है आपको अभी तक? देखिए एक बात समझिए, जब लगातार 10 बार कहीं कहीं से विभिन्न कॉर्नर्स जी किसी कारणों से आने लगा ऐसे वैसे धमकी, तो उसके बाद ना हम बम्बई गए। बम्बई में तो हमको कोई सुरक्षा थी नहीं, हम अपने जिस दिन अपने बेटे से मिलने गए तो उसके बाद हम बम्बई गए। बम्बई के बाद हम आए, तो यदि ऐसा मन में डर होता तो हम बम्बई नहीं जाते। फिर हम झारखंड में जाकर के हम अहमद भाई कल्पना जी के साथ हम जाके काम कर रहे हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में हमारे भाई लौटे और झारखंड की रक्षा हो जिस तरह छत्तीसगढ़। पप्पू जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अमन साहू गैंग की तरफ से भी आपको धमकाया गया था? वो वाकया क्या था? देखिए अमन साहू कोई होगा, मुझको नहीं पता कौन टाइप के वो क्या हैं। वो अपने घर में रहे, वो लूट खसोट करते हैं, छत्तीसगढ़ जेल में है। कौन अंकित है या क्या नाम है जो कहता है कि मैं मलेशिया में हूँ, ना मेरा कोई लेना ना देना, वो क्रिमिनल है, वो सरकार जाने नहीं आए जाने। उसमें पप्पू यादव ना 3 में है ना 13 में। वो कहाँ से सोशल मीडिया अपने पेज पर कल परसों उन्होंने लिख दिया जब हम लोग की सभा थी कि हम नहीं छोड़, अब तुम किसको छोड़ोगे किसको नहीं छोड़ोगे ये तो भगवान तय करेगा ना। किसी के हाथ में, पप्पू यादव के हाथ में तो है नहीं। पप्पू जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसी भी गिरोह की तरफ से अंतिम कॉल आपको कब आया है, जब आपको धमकी भरा कॉल आया हो? गिरोह छोड़ दीजिए, मैंने पहले कहा कि मुझे ना तो अमन साहू न अंकित न मलेशिया न कोई अन्य घटना, कौन किसको मारेगा, सलमान को या किसको, वो सरकार जाने। किसको सरकार प्रोटेक्ट करती है, किसको बचाती है, किसको सरकार सुरक्षा देती है, सरकार की जिम्मेदारी। अभी अरोरा बच्चे को सरकार ने दे दिया, सुरक्षा दे दी, अच्छी बात है। उनको धमकी मिला एक छोटे से बच्चे को कि खत्म कर देंगे। ये लगातार जिस तरीके से देश के कानून से ये सर्वोपरि हो रहा है और उसको पूरा परिवार के तरह हम उसको सेव रहे हैं और उसको सुरक्षा दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा देश पप्पू जी, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी बात जितनी ही बेबाकी से रखते हैं, इस वजह से
कहीं ना कहीं जितने भी गैंग हैं उनकी तरफ से आपको धमकियां दी जा रही है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? या फिर आने वाले वक्त में आप अपनी बातों को इस तरह से बेबाकी से नहीं रखेंगे? क्या ऐसी भी सोच आप बना रहे हैं आगे भविष्य के लिए? आपको लगता है कि जो सच्चाई से कभी पप्पू यादव एक छटांग भी दूर होगा? कभी सही बात बोलने में पप्पू यादव पीछे हटेंगे? वो तो सदन में आपको सुन लीजिएगा। फिर इतने बार अवार्ड मिला तो उसके तो कारण होंगे ना। तो सदन में आप इस बार सुन लीजिएगा कि पप्पू यादव किन किन मुद्दों को उठाता है। तो मुझे कोई निजी झगड़ा किसी से नहीं है, या आप बैल मार या मैं जाके मारूं, सब देखिए पप्पू जी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर अब आप चाहते क्या हैं? क्या आपकी मंशा है, क्या आपकी उम्मीद है? मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मुझे जो कहना था कि संविधान, देश, लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं। आम नागरिक की सुरक्षा होनी चाहिए। सिर्फ किसी न किसी एंकर या किसी कंगना या MP, MLA, मंत्री या जो सत्ता में है, जो सियासत के साथ है, उसकी सुरक्षा हो, और जो सियासत के साथ नहीं है और उसको यदि खतरा है तो उसकी सुरक्षा ना हो। मैंने CM से समय मांगा, नहीं मिला, क्योंकि CM के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो नहीं चाहते हैं मैं नीतीश जी से मिलूं। मैं दीपक जी से बातचीत किया, बोला CM से मिल लीजिए। मैं उनके प्रिय हरिंदर से बोला CM से मिल लीजिए। मैं DG से मिला, मैंने कहा इस तरह की स्थिति है, वो मौन हो गए। IG से मैंने कहा, मौन हो गए। मैंने नंबर तक दिया कि पूर्णिया आए हुए हैं लोग मारने के लिए, उससे मौन हो गए। मैंने 4 SP को दिया, वो मौन हो गए। सभी लोग सत्ता से चलते हैं। कौन मरेगा कौन हरेगा ये मतलब नहीं है। पूरी पुलिस महकमा यदि जमीन और शराब परोसने में और पैसा वसूलने में लगे रहेंगे और अपराधी को संरक्षण देंगे और सियासत सत्ता के द्वारा वो यदि घूमते रहेंगे और चलते रहेंगे, सत्ता क्या कर रही है, तो सुरक्षा विपक्ष को नहीं मिलना चाहिए। और हम तो लिख के दे दिए कि यदि सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो आप सुरक्षा लौटा लीजिए। मैं लिख के दे दिया। मैं अमित शाह जी से भी मैंने यही बात कही, यदि लगता हो आपको सुरक्षा कंगना को चाहिए या और लोग को चाहिए तो उसको दीजिए। हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मेरी सुरक्षा जनता खुद कर लेगी और हमें सुरक्षा जनता के बीच रहने आता है। मैं अभी भी बिना सुरक्षा के बैठा हुआ हूँ। जिसको मारना होगा मारे। मेरी तो सच्चाई पर चलने का राह प्रशस्त है। सच से मुझे कोई झुका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, और झूठ बोलने के लिए मुझे कोई प्रेरित नहीं कर सकता। तो चलिए, पप्पू यादव जी को कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। अपनी बेबाकी से जिस अंदाज में वो अपनी बात को हमेशा रखते हैं वैसे ही वो भविष्य में भी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी और इसी मांग को लेकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करने की अपील की है और ये कहा है कि आने वाले भविष्य में अगर हो सके तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। क्यों आपको बता दें कि पप्पू यादव को लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की थी। और पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे News 18 बिहार झारखंड के साथ।